एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं DSSB 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। भाई मैं ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूं। जितने पेपर मेरे पास अवेलेबल है मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो करवा रही हूं। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी कि भाई इसमें ग्रामर के भी हैं और लिटरेचर के भी हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से कम समय में फटाफट क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कहाँ क्या आ रहा है। तो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स DSSB इंग्लिश TGT के लिए सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई ऐसा है कि अगर आप लोगों को DSSB का बैच अगर आप स्वयं तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। स्वयं तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद किसी का सपोर्ट चाहते हैं तो मैं हूँ आपके साथ। मेरा DSSB का बैच जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। जितना भी पहले मैं आपको बता दूं, DSSB का एक वीडियो बैच है जिसमें सारे जो वीडियोस हैं वो एक साथ दिए हुए हैं और वो जो है उसमें सारा स्टडी मटेरियल आपके घर पर आता है। दूसरा बैच है लिटरेचर और ग्रामर का, और उसमें जो है आप लोगों की क्लासेस रोज चलती हैं, उसका भी स्टडी मटेरियल आपके घर पर आता है। तीसरा है सिर्फ लिटरेचर का, जो ग्रामर अपने आप तैयार कर रहे हैं वो लिटरेचर खरीद रहे हैं वो भी लाइव है और सबका स्टडी मटेरियल घर पे आता है। मैंने अब एक फर्स्ट पेपर के लिए एक चीज जो करी है वो ये करी है। कहाँ गया? अरे फर्स्ट पेपर वाली वो कहाँ गई है? वो फर्स्ट पेपर वाली वो कहाँ गई? यूनिक सीरीज वाली बनाई नहीं है? बनाना भूल गए? फर्स्ट पेपर के लिए हमने एक फर्स्ट पेपर के लिए एक प्रैक्टिस बैच जो है वो प्रैक्टिस बैच नहीं है, एक टेस्ट सीरीज है। फर्स्ट पेपर के लिए एक टेस्ट सीरीज है जिसका नाम है यूनिक जो है यूनिक टेस्ट सीरीज करके एक टेस्ट सीरीज है। इसमें हमने अपने ऐप से ये बनवाई है और इसमें आप लोगों के लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए है। अब कैसे है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पेपर में आप सभी को पता है कि 20 नंबर की 100 नंबर के जो है उसमें मैथ्स, GS, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश 20-20 नंबर के आते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने ना बहुत सारे टेस्ट पेपर्स जो हैं वो इसमें दे रखे हैं। जैसे कि KVS का लिया तो KVS में आपको उसमें हमने सब्जेक्ट संबंधित नहीं लिए। हमने उसमें क्या है, जैसे KVS का लिया तो KVS में उसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, GS वगैरह, हिंदी, ये पेपर आप सॉल्व करिए। 213 क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद हमने लिया NVS का, तो NVS और आपको पता है DSSB का सेम सिलेबस है। ठीक है, DSSB और NVS का सेम। भाई एक ने भी पूछा था सिलेबस तो DSSB ने दिया नहीं। भैया DSSB अपना सिलेबस बहुत साल पहले रिलीज कर चुकी है। जो सिलेबस मैंने दिखाया था वही है। सिलेबस NVS का, EMRS का और DSSB का सेम है। तो इसमें NVS की है, सब्जेक्ट कंसर्न भी है और उसमें फर्स्ट पेपर भी है। उसके बाद आपका ऐसे ही EMRS का, ऐसे ही इसमें CTET है, उसमें UPTET है, उसमें UPTGT है। उसमें ना बहुत सारे टेस्ट पेपर्स दिए हुए हैं। आपको करना क्या है कि आपको ऐप डाउनलोड करना है। यूनिक टेस्ट बैच जो है टेस्ट पेपर सीरीज है, यूनिक जो है वो सीरीज है। मैं आपको दिखा भी दे, मतलब मैं अभी इस समय दिखा नहीं सकती क्योंकि इस समय ये अभी इसको बताना जो है इस पे इसका वो बनाना भूल गए। आपको करना क्या है कि आपको ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर पे जाइए। स्टोर पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये सबसे ऊपर ही दिख रही है यूनिक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, मैं इसलिए इतना टाइम ले रही हूँ कि जो लोग फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाह रहे हैं मगर नहीं पता, उसके बाद क्या है कि जब आप उसको देखेंगे तो वहाँ पर उसमें जो है वो अभी इस पे तो क्या ही दिखेगा, कंटेंट जो है वो दिख रहा होगा। कंटेंट आप खोलेंगे तो कंटेंट दिखेगा। उसमें 3718 स्टडी मटेरियल आएगा। KVS TGT इंग्लिश। अब कोई सोचा मुझे कौन सी KVS की तैयारी करनी है, तो फर्स्ट पेपर के लिए जो है 213 टेस्ट है फर्स्ट पेपर, क्योंकि फर्स्ट पेपर कॉमन रहता है मोस्टली एग्जाम्स के लिए। आप इसमें से वो छोड़ दीजिए जो उसमें लीडरशिप वाला है वो मत करिए उसके, लेकिन रीजनिंग, मैथ्स और उसको तो कर सकते हैं, हिंदी को। उसके बाद CTET के हैं, BPSC के इसमें हमने डाले हैं, BPSC है, उच्च माध्यमिक है, माध्यमिक है। KVS PRT के हमने इसमें डाल दिया फर्स्ट पेपर के हिसाब से। DSSB PRT डाल दिया फर्स्ट पेपर के लिए। UPTGT है, EMRS PGT है, EMRS TGT है, NVS ये सेम रहते हैं DSSB के, इसीलिए हमने डाले। NVS के इसमें 121 हैं।
यूपी टेट है, सुपर टेट है, सी टेट है, सब हमने सिर्फ फर्स्ट पेपर के लिए डाले हैं। सब कुछ हमने जो है वो उसको असेंबल करवा के इसमें डाला है कि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करें। आपको करना क्या है कि इसको जो है आप जब सॉल्व करते हैं, इनमें कुछ कंटेंट खुले हुए भी हैं, आप सॉल्व करिए, उसके बाद आपको इसका जब आप उसको सबमिट कर देते हैं तो आपको इसका आंसर भी जो है वो विद एक्सप्लेनेशन जो है वो आंसर भी रहता है। तो ये हमने अपने ऐप से टेस्ट सीरीज इसलिए बनवाई है कि दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट पेपर और उनको टेस्ट जो है वो देने हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ये मैंने आपको बताया। आप सबसे पहले आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करो, उसको स्टोर पे जाकर ये सारी चीज़ें देखो। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल तो आप ले सकते हो, यू डोंट फाइंड इट हेल्पफुल उड़ा दो ऐप को अपने, उससे कोई भी ज़रूरत नहीं है रखने की। चलो पढ़ते हैं। ये PYQs हैं, 2015 का पेपर है, फिर 2018 का है, फिर 21 का है, फिर 24 का होगा। तो आप पेपर को देखिए, ये जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं मैं करवा रही हूँ। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखिए, जल्दी जल्दी इसको जवाब देना होता है। सिंस मेनी ओल्ड शॉप्स हैव अक्रॉस द हैव डैश अक्रॉस द स्ट्रीट द अर्लियर डायरेक्टरी इज। अब इसमें आपको क्या करना है, बहुत जल्दी इसमें आंसर देना। कम अप, आउटडेटेड, स्टार्टेड, एनाक्रॉनिक, ट्रांसफर्ड, रेडंडेंट और रिलोकेटेड, ऑब्सोलीट। अगर हम शॉप के हिसाब से बात करें तो या तो जो है वो भाई जब कम अप होगा तो आउटडेटेड नहीं होगा, कि जब ओल्ड शॉप्स जो है वो कम, जब बात न्यू शॉप्स की नहीं हो रही है, ओल्ड की हो गई है, तो कम अप होगा तो आउटडेटेड नहीं हो सकता, उठा के हटा दो। ओल्ड शॉप स्टार्ट नहीं हुई है इसलिए वो भी हटा दो। अगर ट्रांसफर्ड हो जाती है तो फिर उसके साथ रेडंडेंट यानी कि फालतू नहीं होना चाहिए। चलिए ट्रांसफर्ड आ सकता था लेकिन यहाँ पे रेडंडेंट ठीक नहीं है। तो क्या होना चाहिए कि भाई रीलोकेट हो गई, किसी और जगह चली गई, इसलिए जो पहली वाली डायरेक्टरी है वो क्या हो गई, दैट इज ऑब्सोलीट यानी कि चलन से बाहर हो गई। तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसका आंसर आया, दैट इज डी। द आंसर इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द इंटरनेट इज अ मीडियम वेयर यूजर्स हैव नियरली डैश चॉइसेस एंड डैश कंस्ट्रेंट्स अबाउट वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमें इनको सॉल्व जो करना होता है पेयर में करना होता है। अगर एक भी वर्ड अपने इसके साथ मैच नहीं कर रहा, हैव नियरली डैश चॉइसेस एंड डैश कंस्ट्रेंट्स, पहली बात दोनों के पहले एडजेक्टिव लगेगा। ठीक है, अब देखिए कि जो है अब इसमें आ रहा है तो यहाँ देखिए अनलिमिटेड चॉइसेस, मैक्सिमम कंस्ट्रेंट, उल्टा हो गया, कंस्ट्रेंट्स परेशानियां नहीं होंगी। अबंडेंट चॉइसेस, मिनिमल कंस्ट्रेंट्स, एनकरेजिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग, ए और सी तो हट गया, सफिशिएंट चॉइसेस एंड लिटिल कंस्ट्रेंट्स। तो अब आप इसमें से क्या आना चाहिए, ये आप ये देखिए कि इसमें से बेसिकली जो आना चाहिए, जो चॉइस आएगी वो बी और डी में से एक होनी चाहिए। तो व्हाट शुड बी द आंसर्स, ये देखिए आप इसमें। तो यहाँ पर जो हमारा होना चाहिए कि लिटिल का मतलब ना के बराबर होता है, तो भाई ना के बराबर, अगर आप इसमें अब डी भी इसलिए कट जाता है, ग्रामर की अच्छी पहचान होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ना के बराबर है। अगर यहाँ अ लिटिल होता तो भी चल जाता, ना के बराबर तो कंस्ट्रेंट्स हो ही नहीं सकते ना, थोड़े बहुत तो होते ही हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा अबंडेंट। क्यों होगा भाई, ये तो दो हट गए, ये दो तो हट ही गए। अब आप ये देखो, मिनिमल और लिटिल में से भी अंतर ये है कि मिनिमल का मतलब होता है थोड़े बहुत और लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। तो भाई ऐसा है कि ना के बराबर तो कंस्ट्रेंट्स हो ही नहीं सकते, दैट इज व्हाई द आंसर इज बी। Besides extraordinary dash skills, Raman had a dash voice which held his audience in rapture. अब यहाँ देखिए, ऑरेटरी, स्पीकिंग, गिफ्ट फॉर द गैब, ये सारी में तीनों में से कुछ भी लग सकता है, लेकिन आवाज की बात की जा रही है तो सेंस, अच्छा का सेंस दिया जा रहा है। तो अच्छे सेंस का जो है वो एक ही में दिया जा रहा है, वो ए है, ऑरेटरी एंड सोनोरस। बिसाइड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑरेटरी स्किल्स, रमन हैड अ सोनोरस वॉइस, यानी कि मीठी या मधुर आवाज थी। तो आंसर इज ए। तो इसका आंसर होगा आपका ए। तो ये बहुत जल्दी सॉल्व करने होते हैं, आपको ग्रामर के साथ वोकैब का भी होना चाहिए। The plotters met dash so as to conspire dash against the oppressive rule of Julius Caesar. Plotters कैसे मिलेंगे, चोरी छिपे, तो सीक्रेटिवली और क्लैंडस्टिनली होना चाहिए। ठीक है, हिडनली तो नहीं होगा, तो सीक्रेटली या क्लैंडस्टिनली होना चाहिए। अब उसमें अब दूसरा वाला कौन किसके साथ फिट होगा, टू कंस्पायर अ बैन अगेंस्ट, आप रूल को बैन नहीं कर सकते, उसे क्या करेंगे, उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो क्या होगा, द आंसर इज बी।
clandestinely and revolt. The Daily accused the leader of Dash for making promises he knew he could not. The Daily न्यूज़पेपर की बात, accused the leader of Dash for making promises he knew he could not. By promises fulfill किए जाते हैं, तो fulfill वाला word जो है वो इसमें आ रहा है डी में. The Daily leader of leader of hypocrisy. The Daily accused the leader of hypocrisy for making promises he knew he could not fulfill. तो यहाँ आएगा that is D. The latest reports received say power क्या यही है क्वेश्चन. The latest reports received say Power Babu Panik Chatterjee at present dash deputation in Washington DC is expected dash take over as the Prime Minister's personal secretary. तो भैया क्वेश्चन ये देखिए, इसमें ना सही preposition भरना है. The latest report received say Babu Panik Chatterjee at present dash deputation in Washington DC is expected dash. भाई डेपुटेशन पर होना होता है, तो सही प्रेपोजिशन आएगा ऑन. देखिए ऑन कहाँ पर है, ऑन एक ही में आ रहा है, सी में ऑन डेपुटेशन. डेपुटेशन के लिए कहते हैं ही इज ऑन डेपुटेशन, तो ऑन लगेगा, और ऑन जिसके साथ आ रहा है वही टू भी लगेगा. एक्सपेक्टेड टू टेक ओवर, टेक ओवर के लिए टू लगाया जाता है, तो यहाँ आएगा सी. ऑन डेपुटेशन expected to. Now a 50 paisa coin is a numismatic slice of the past dash phone memories dash the people who experience the आना पैसे एज. आज के दिन समय में 50 पैसे कॉइन जो है वो एक न्यूमिस्मेटिक स्लाइस ऑफ द पास्ट. अब यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पे सही प्रेपोजिशन हमें भरना है. इज ए न्यूमिस्मेटिक स्लाइस ऑफ द पास्ट, पास्ट के साथ ऑफ द पास्ट विद फोन मेमोरीज फॉर द पीपल, लोगों के लिए. विद और फॉर, के लिए का सेंस आ रहा है, फॉर किसी के लिए, फॉर द पीपल बाद वाले से भी लगा सकते हैं. विद पास्ट विद फोन मेमोरीज, अगर हम यहाँ ऑफ लगाते, स्लाइस ऑफ द पास्ट ऑफ फोन मेमोरीज से द लगाना पड़ता, वो नहीं लगा हुआ है, ऑफ द फोन मेमोरीज होता, ऑफ द पीपल. तो देखिए एक जगह तो द आ रहा है, उससे पहले द नहीं लगा है, तो ऑफ नहीं लग सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, विद फोन मेमोरीज फॉर द पीपल. सी. There is a similar continuum dash the optimism, pessimism, axis dash psychoanalyst in on among on in between. So there is a similar continuum dash optimism, pessimism. अब ये psychoanalyst भाई देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि एक सिमिलर कंटिन्यूम है ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म पे, एक्सेस पे, किसके बीच में, साइको एनालिस्ट के बीच में. तो बेसिकली अमंग या बिटवीन में से कुछ आना चाहिए, अमंग या बिटवीन में से कुछ आना चाहिए. एक मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, आज मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है कि इन भी मे के सेंस में यूज करते हैं, मगर इन और अमंग जो है दोनों मे के सेंस में यूज करते हैं. लेकिन इन तब यूज करते हैं जब हमारा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होता है, और जब प्लूरल कलेक्टिव नाउन होता है तो उसके लिए अमंग यूज करते हैं. तो यहाँ पर इन भी यूज हो सकता था, मगर इसलिए नहीं यूज हो सकता क्योंकि यहाँ पर प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, अमंग आएगा. अब जहाँ अमंग आ रहा है देख लीजिए, देयर इज अ सिमिलर कंटिन्यूम ऑन द ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म एक्सिस among psychoanalysts, तो यहाँ आएगा that is B. Some economists argue that allowing the free market to operate dash interference is the most efficient. आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि इंटरफेरेंस, कि कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर फ्री मार्केट बिना इंटरफेरेंस के हो तो मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग प्राइसेस इन ऑल केसेस. तो विदाउट का ही सेंस एक ही सेंस में आ रहा है, तो इसीलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, विदाउट का ही जो है, और कोई सेंस नहीं बन रहा ना, ये तो कुछ सेकंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है.
विदाउट का सेंस जो है वो इसमें आ रहा है। तो प्रेपोजिशंस बहुत जरूरी होते हैं। Formerly, coal was considered the only source of energy. Now, dash the age of coal, we have moved. Age के साथ in लगता है, और इसमें देखिए और क्या लगा सकते हैं, now in the age of coal we have moved, लेकिन यहाँ in दिया नहीं है तो यहाँ पे now, अब अगर कोल की एज हम जो है moved to जो है हम now भाई एक कोल की एज से बाहर आ गए, इलेक्ट्रिसिटी की एज में जो है वो पहुंच चुके हैं। नाउ मूव्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, ये आपको जो है वो सीखना है कि मूव्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन जो है वो लगाया जाता है। एक जगह से दूसरी, मूव्ड फ्रॉम नाउ फ्रॉम द एज ऑफ कोल, कहां से, अलग होने के सेंस में, फ्रॉम द एज ऑफ कोल वी हैव मूव्ड, फ्रॉम द इफ वी मूव्ड इनटू, फ्रॉम द एज ऑफ कोल वी हैव मूव्ड इनटू द एज ऑफ। टू बी इन समथिंग के लिए भी हम इनटू का मूव लगाया जा रहा है, टू बी इन समथिंग के साथ लगाया जा रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, दैट इज बी, फ्रॉम और इनटू। ये बंद होने वाला है, इसको जरा कैसे करा जाएगा बता दो। इससे होगा? Now the next question is, a recent study done in the state dash 20 districts revealed that the Siddhis dash the poorest community in the state. अब यहाँ पर ये देखिए, a recent study done in the state dash 20 districts. अब ये जो क्वेश्चन शुरू हुए ना, ये मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ, ये क्वेश्चंस शुरू हुए हैं वर्ब फॉर्म्स भरनी है। अ रीसेंट स्टडी डन इन द स्टेट डैश 20 districts revealed that the Siddhis dash the poorest community in the state. पहली बात ये है, आप सेंटेंस को पढ़ के देखिए कि एक रीसेंट स्टडी जो स्टेट में की गई है, जो कवर कर रही है, डूइंग व्हाट, कवरिंग 20 districts रिवील्ड, कवरिंग, और अभी करी गई है, तो उससे रिवील हुआ कि भाई जो सिद्धीज हैं वो पुअरेस्ट कम्युनिटी इन द स्टेट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर हम, चलो कवरिंग तो दोनों में आ रहा है, वर लगाएंगे आर लगाएंगे, दोनों में से सी और डी ऑप्शन में से लगाना चाहिए। अ रीसेंट स्टडी डन इन द स्टेट कवरिंग 20 डिस्ट्रिक्ट्स की एक रीसेंट स्टडी की गई, 20 डिस्ट्रिक्ट्स को वो कवर कर रही थी, रिवील्ड दैट कि रीसेंट स्टडी डन इन द विच वाज कवरिंग, तो यहाँ कवरिंग है, कवरिंग को यूज किया गया पार्टिसिपल के तौर पे, रिवील्ड दैट द सिद्धीज आर द पुअरेस्ट। तो यहाँ आर क्यों लगा है, क्योंकि भैया वो जो स्थिति है ना वो कोई खत्म नहीं हो गई है, वर लगा दोगे तो इसका मतलब पहले गरीब थे अब अमीर हो गए, तो वो स्थिति अभी है, तो इसीलिए लगाया जाएगा दैट इज आर। स्टडी भले ही हो गई है लेकिन वो गरीब से अमीर नहीं हो गए हैं। In contrast to the expansion and development of business education in the US, in the US, फिर इसके बाद रुके हैं, in contrast to the expansion and development of business education in the US, Japanese B schools dash no more than 200 MBAs each year. आपको मैं कुछ चीजें बताना चाह रही हूँ इसमें, आप ये देखिएगा, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इन कंट्रास्ट टू द एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन इन द यूएस, यूएस के डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस को कंपेयर कर रहे हैं जापानीज के बी स्कूल, यूएस के जो स्कूल्स को कंपेयर कर रहे हैं जापानीज बी स्कूल से, यानी कि बिजनेस स्कूल से। इन कंट्रास्ट टू द एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन इन द यूएस, बिजनेस एजुकेशन को, यूएस की बिजनेस एजुकेशन को जापानीज बिजनेस एजुकेशन से कंपेयर कर रहे हैं। डैश नो, तो बात किसकी की जा रही है, जापानीज बी स्कूल्स की, ठीक है। नो मोर देन 200 MBAs। अब आप ये देख रहे हो, जब भी कभी कोई जो हम लोग जब इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म जो है वो लिखते हैं, तो उसके साथ हमें उसको जब प्लूरल बनाना होता है तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, यानी कि जब हम किसी लेटर को, किसी लेटर को, फिगर को, या शॉर्ट फॉर्म्स को, जो हम लोग जैसे भाई जो है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है,
तो उनको जब हमें प्लूरल करना होता है तो हम उन्हें किससे करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस से। तो ये एक चीज़ ये हो गई यहाँ पे ईच। अब बात जैपनीज बी स्कूल्स की है, तो आप यहाँ देखिएगा क्या होना चाहिए, हैव बीन ग्रेजुएटिंग नो मोर देन ईच ईयर, यानी कि ये जो ईच ईयर है इससे पता चल रहा है कि ये डेली एक्टिविटी है, मतलब एक कंटिन्यूस एक ऐसी एक्टिविटी है ईच ईयर, यानी कि जो निरंतर होने वाली एक्टिविटी है, समय हर साल होती है। तो ऐसी एक्टिविटी जो होती है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी एक्टिविटी है, ये काम एक रेगुलर इंटरवल पे जो है ईच ईयर का है, हर साल ये काम होता है, जो एक हैबिचुअल एक्शन है, एक रेगुलर एक्टिविटी है, उसके लिए हम टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप इसमें देखिए इनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा है, सी, और जो आपका सब्जेक्ट है जापानीज बी स्कूल्स वो प्लूरल है, तो वर्ब भी उसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। The welfare of all people can be increased only if we use available human resource in the most efficient way। इसमें क्वेश्चन में कहीं पर वो कर लिया है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि कैन बी की जगह क्या आना चाहिए, द वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल कैन बी इंक्रीज्ड ओनली इफ वी यूज अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस अगर पढ़े हों तो ये पता होगा कि जब हम एक कंडीशन देते हैं उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को, यानी कि कंडीशन के ऊपर रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो हम विल वगैरह का यूज़ करते हैं। और अगर परिस्थिति जन्य जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है, सर्कमस्टेंशियल जो है पॉसिबिलिटी होती है, तो हम उसके साथ जो है वो कैन का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंट वे में यूज़ करेंगे तो लोगों का वेलफेयर पीपल कैन बी इंक्रीज। तो परिस्थिति जन्य संभावना है, सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ कैन बी का कैन बी ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए यहाँ बी ही आंसर है, वी डोंट नीड टू चेंज इट। Conversely, if we dash the luminosity of stars in other galaxies, we dash their distance by measuring their apparent brightness। अगर ये जो है बात की जा रही है इफ वी, अब इसमें देखिए इसमें जो है वो जो सेंटेंस में आना चाहिए कि अगर हम इफ वी न्यू the luminosity of stars in other galaxies, we could work their distance by measuring their apparent brightness। Conversely, ये यहाँ पर if we knew, इसमें ये एक ऐसी कंडीशन बताई जा रही है, पास्ट प्रेजेंट की एक ऐसी अनफुलफिल्ड कंडीशन को बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने बी को लगा। इफ वी न्यू द लिमिनेसिटी ऑफ स्टार्स इन अदर गैलेक्सीज वी कुड वर्क आउट। देखिए बेसिकली जब प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है उसको उसके साथ जो वर्ब होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और बाद में वुड लगता है, लेकिन यहाँ पर कुड इसलिए लगा है क्योंकि एबिलिटी की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ आएगा इफ वी न्यू द ल्यूमिनासिटी। और कुड हैव वुड हैव इसलिए नहीं लगा सकते इफ वी, क्योंकि यहाँ पर फिर कुड और वो नहीं आएगा। इफ अगर यहाँ पे हम वुड हैव लगाते इफ वी हैड नोन आता, तो हम यहाँ पे कुड हैव वर्कड आउट या वुड हैव वर्कड आउट कर सकते थे। और यहाँ पर सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो प्रेजेंट कंडीशनल होता है वो एक कंडीशन बताता है, उस पर आधारित रिजल्ट जो प्रेजेंट फ्यूचर में आ भी सकता है और नहीं भी। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन यू विल गेट सक्सेस, तो इफ़ यू वर्क हार्ड तो तुम्हें सक्सेस मिल भी सकता है या नहीं। अगर या ये है इफ़ यू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस यू कैन अंडरस्टैंड द मैनुअल। तो ये है कि ये एबिलिटी पे आधारित है, तो जब प्रेजेंट में कोई बात बताते हैं उस पर आधारित रिजल्ट आ सकता है नहीं भी आ सकता, उसके लिए हम प्रेजेंट कंडीशनल यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम पास्ट सब्जंक्टिव का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट के सेंस में यूज़ करना पड़ता है, यानी कि वो जो हमारी एक ये जो कंडीशन है दैट इज़ अनफुलफिल्ड, दैट कुड नॉट, जो अभी पूरी हो नहीं सकती, ये बात
हम प्रेजेंट के सेंस में एक जो है, हम प्रेजेंट के सेंस में एक इमेजिनरी सिचुएशन बता रहे हैं। जब प्रेजेंट के सेंस में आपको इमेजिनरी सिचुएशन बताते हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, इसीलिए यहां पर आएगा आपका न्यू, दैट इज बी। तो देख रहे हैं आप ये क्वेश्चंस जो हैं ये किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और कैसे करने होंगे। यूरोप डैश अस द हायर ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक गुड which dash society independent of individual caprice has been teaching which make। अब आप यहाँ पर भी देखिए यूरोप, अब एक अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें तो अब अगर हम यहाँ से, अब ये भी इसमें भी टेंसेस का लगाना है तो यूरोप डैश अस द हायर ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक गुड विच मेक सोसाइटी, ऑब्लिगेशंस की बात की जा रही है, यस। अब मैं इसको यहाँ से बात करती हूँ, यहाँ से यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये सेंटेंस लगाऊं कि यूरोप हैज़ बीन टीचिंग, अगर मैं लगाती हूँ तो भाई स्टूडेंट्स ये पूछेंगे ये बात तो पब्लिक गुड की हो रही है तो यहाँ मेक्स क्यों नहीं आ रहा है। बात यहाँ पब्लिक गुड की नहीं आ रही है, जब रिलेटिव आप क्लॉज लगाते हैं तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, ये ऑब्लिगेशंस की बात कर रहा है, पब्लिक गुड की बात नहीं कर रहा। आप देखिए ऑब्लिगेशंस, तो ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक गुड है यहाँ, ये पूरा का पूरा वाक्य है और इसमें जो मेन वर्ड है वो ऑब्लिगेशंस है। ये जो विच है ये ऑब्लिगेशंस के बारे में बता रहा है, इसीलिए वर्ब प्लूरल लगेगा। यूरोप हैज बीन टीचिंग अस द हायर ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक गुड विच मेक सोसाइटी इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल कैप्रिस। हैज टॉट है तो इसका मतलब हो चुका, और मेड ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। विल और मेक्स नहीं लग सकता क्योंकि ऑब्लिगेशंस की बात करी जा रही है तो मेक्स तो आएगा ही नहीं। आप देख सकते हैं कि ग्रामर के क्वेश्चन भी घुमा घुमा के क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं। अब ये देखिए ये स्टैंडर्ड यूसेज है, इसमें ये देखना होता है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो स्टैंडर्ड यूसेज पे है। Those who wish to see mankind fruitful in the work which men alone can do will take a little account of national boundaries। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ 4 सेंटेंसेज हैं, चारों एक से ही लिखे हुए हैं, उनमें कहीं पर कोई हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ कमी है, सिर्फ एक सेंटेंस होगा जो बिल्कुल ठीक होगा। तो चारों सेंटेंस फटाफट फटाफट पढ़ने पड़ते हैं। Those who wish to see mankind fruitful in the work which men alone could do will take a little account of national boundaries। Ones who wish to see कट गया क्योंकि सी की शुरुआत वन से हुई है, वो गलत है। दोज वाले हैं, अब आप दोज वाले में देखिए, दोज हु विश टू सी मैनकाइंड फ्रूटफुल इन द वर्क विच मेन अलोन कैन डू विल टेक लिटिल अकाउंट ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि लिटिल में ही फर्क है। भाई क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि लिटिल और अ लिटिल में अंतर पता होना जरूरी है। नीचे वाला तो सेम यही है, बस कॉमा का अंतर है, दोनों में कॉमा तो जरूर आएगा। तो बी वाला कट गया, पहले बी वाला बताती हूँ। बी वाला इसलिए कटा जो कि सेम ही था। Those who wish to see mankind fruitful in the work which men alone could do, ओरिजिनल वाले में इस पे कॉमा नहीं था, तो ये भी ये दोनों तो सेम है और ये कट गया, तो इनमें से कहीं एक होना चाहिए। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ अ लिटिल, यहाँ लिखा हुआ अ लिटिल और यहाँ लिखा हुआ है लिटिल। सेंटेंस का मीनिंग पढ़िएगा कि जो चाहते हैं कि मैनकाइंड फ्रूटफुल हो इन द वर्क विच मेन अलोन कैन डू, कि जो जिस काम में जो काम केवल जो है मेन अलोन कैन डू, जो काम केवल आदमी कर सकते हैं, तो वो जो चाहते हैं कि मैनकाइंड फ्रूटफुल इन द वर्क, कि मानवता जो है फले फूले, वो ना के बराबर नेशनल बाउंड्रीज की परवाह करते हैं। विल टेक अ लिटिल अकाउंट ऑफ नेशनल बाउंड्री। ना के बराबर में और थोड़ा बहुत में बहुत, ना के बराबर और थोड़ा बहुत में बहुत फर्क हो जाता है। ये है थोड़ा बहुत और ये है ना के बराबर, यानी कि जो मैनकाइंड को फलता फूलता देखना चाहते हैं वो नेशनल बाउंड्रीज की परवाह बिल्कुल नहीं करते। इसीलिए इसका आंसर आएगा डी, लिटिल और अ लिटिल में अंतर को जानते हुए। अब ऐसे ये है, द मोर एब्स्ट्रैक्ट द क्वेश्चन यू आस्क, यहां से ये शुरू हुआ आपका कंपैरेटिव डिग्री। द मोर एब्स्ट्रैक्ट द क्वेश्चन यू आस्क मी द हार्ड इट बिकम्स, यहाँ गलती हो गई, हार्डर होना चाहिए तो काट दिया। The more abstract the question you ask me, the harder it becomes, यहाँ सही है।
द मोर एब्स्ट्रैक्ट द क्वेश्चन यू आस्क मी, द हार्डेस्ट, सी गलत हो गया। द मोर के साथ द, जब द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एंड द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव का रूल है द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो दोनों में जब जो है साथ में ही अब ऊपर चढ़ते हैं और साथ में ही जो है वो नीचे जो है वो गिरते हैं, यानी कि दो चीज़ें जब साथ में आगे बढ़ती हैं या साथ में पीछे होती हैं। पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री दोनों के साथ। द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू स्टडी द मोर यू स्टडी द मोर नॉलेज यू गेट। तो इस तरीके द मोर कंपैरेटिव कंपैरेटिव। अब ऊपर वाले में कंपैरेटिव के साथ हार्ड जो है पॉजिटिव डिग्री ले ली, नीचे वाले में द मोर के साथ यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ली है बी वाले में, सी में द कंपैरेटिव के साथ सुपरलेटिव डिग्री ले ली द हार्डेस्ट। द एब्स्ट्रैक्ट द क्वेश्चन यू आस्क मी द हार्डेस्ट, तो ये जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट के साथ ले ली। तो एब्स्ट्रैक्ट तो भाई एब्स्ट्रैक्ट द क्वेश्चन, ये तो सेंटेंस ही गलत है। अगर एब्स्ट्रैक्ट के साथ आपको सुपरलेटिव डिग्री लगानी है तो मोस्ट, द मोर एब्स्ट्रैक्ट होगा तभी सेंटेंस करेक्ट बैठेगा। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी। ये मैंने आपको बताया पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज के लिए दोनों के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। तो चलिए आज मैं इतने ही क्वेश्चंस कराती हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने अभी आज कितने क्वेश्चंस कराए, लेट मी काउंट। मैंने कराए आपको 5 और 10 और 15 16 17 20 भी नहीं करा पाई। चलो इसको जो है मैं इतने ही क्वेश्चंस करवा पाई, उसमें इतना टाइम जो है लग गया क्योंकि समझा के करने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके अभी इसको करवाते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो है आप लोगों के लिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये ऑब्वियसली हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ गया। अभी ये वाले हैं, ये बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये भी मैं करवाऊंगी आप लोगों को कि ये कितने जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी मेरे पास है स्टैंडर्ड इंग्लिश वाले बहुत टाइम जो है वो ले लेते हैं, और ये 5 क्वेश्चन थे तो मैंने इसमें अभी 2 करवाए हैं, और स्टैंडर्ड इंग्लिश वाले कल यहीं से मैं स्टार्ट जो है वो करूँगी। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय।